बजट 2026 और 27 क्या इस बार अवाम के लिए रिलीफ होगा? आने वाले दिन थोड़े से और मुश्किल होंगे। इदारों की मुदाखलत कारोबार के अंदर बंद करनी पड़ेगी, टैक्स की शरह को कम किया जाए, लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर। ताजरों के लिए स्कीम आ गई है ना, जिसका 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, उसने 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना है। सरदार साहब, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है। आपकी 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई है, क्या तजावीज़ दी हैं, या आपकी तजावीज़ मानते भी हैं, या गवर्नमेंट अपनी ही तजावीज़ पर अमल दरामद करती है? सबसे पहले तो बिलाल भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट जो है वो 10 तारीख को 2026-2027 का पेश होने जा रहा है और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जितनी फिजिकल स्पेस इस वक्त गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है विद इन लिमिट्स रहते हुए और आईएमएफ की कंडीशंस की मौजूदगी में जिस हद तक गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है उस हद तक वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कि पिछले साल जो टैक्सेस में किसी हद तक पिछले बजट में कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के ऊपर कुछ टैक्सेस में कमी की गई थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की गई। इसी तरह आपने अभी 7E ख़त्म हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के लिए भी एक अच्छा 10 मिलियन तक का सब्सिडाइज रेट के ऊपर अपना घर स्कीम के तहत लोन्स भी ऑफ़र किए 20 इयर्स के लिए। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में बिज़नेसेस को चलाया जाए ताकि आम लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें कोई मस्बत तब्दीली आए और लोग जो हैं वो अपना रोज़गार ना सिर्फ कमा सकें बल्कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके जो अहदाफ हैं वो भी पूरे हो सकें। तो ये हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात हुई उसमें मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से तमाम चैम्बर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी फ़राख़दिली से सबको सुना और उसमें चूँकि तमाम रेलिवेंट मिनिस्टर साहिबान और सेक्रेटरी साहिबान भी ज़्यादातर मौजूद थे तो इसलिए ये जो मीटिंग है मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाब भी रही इस हवाले से और हमने अपनी तजावीज़ पेश की। अब बजट 10 तारीख को आएगा तो फिर उसमें हम ये एवेल्यूएट करेंगे कि उसमें किस हद तक गवर्नमेंट और वज़ीर ख़जाना साहब ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान को एतमाद में लिया क्या? देखिए, इनके साथ जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो पिछले कुछ 6-8 महीने से चल रहा है। इसी तरह जो बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें बड़ी एफर्ट पुट किया है, लोगों के साथ क्लोज़ इंटरेक्शन रखा है, वक्तन फ़वक्तन लोगों के साथ मुलाकातें भी की हैं और उनकी तजावीज़ भी ली हैं। अब आप देखें जैसे आज एक स्कीम आई है बड़ी ज़बरदस्त और ये भी वेल नेगोशिएटेड स्कीम है जिसमें फ़िक्स टैक्स जो रिटेलर्स हैं उनको अगर वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर के ऊपर उनकी जो टैक्स है वो 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स की एक स्कीम लाई गई है जो बड़ी डिमांड थी रिटेलर्स की भी ताजरों की भी। और उसकी स्कीम के खदोखाल ये हैं कि अगर कोई पुरानी स्कीम में रहना चाहता है तो वो एट द सेम टाइम पुरानी स्कीम के तहत भी हो सकता है और ये जो नई स्कीम है इसके तहत अगर वो करेगा तो एक QR कोड इशू हो जाएगा जो अपनी शॉप के बाहर वो अवेज़ा करेगा और उसकी वजह से कोई भी FBR का जो इंस्पेक्टर है या कोई एहलकार वो उनको उनकी प्रीमिसेस में आके तंग नहीं करेगा। क्या आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं या जो ऑनर्स हैं, जो प्लॉट है हम देखते हैं, सपोज इस्लामाबाद में कोई प्लॉट 50 करोड़ का ख़रीदा जाता है, इस्लामाबाद में प्लॉट 50 करोड़ का ख़रीदा जाता है, लेकिन जो टैक्स दिया जाता है कि 5 करोड़ शो करें, DC रेट ये है, इस हवाले से कोई बातचीत? देखिए, वैल्यूएशन जो है FBR की वैल्यूएशन ये 2018 से लेके इस वैल्यूएशन में हर साल 10-20% या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद दोबारा नेगोशिएट होती हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में 3 रेट्स चल रहे थे, एक DC वैल्यू, एक FBR वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। तो इसके दरमियान बहुत सा फ़र्क था। अब अभी भी जो वैल्यूएशन टेबल हमने दोबारा नेगोशिएट किया तो उसका बड़ा थोड़ा फ़र्क रह गया। देखें, एक प्लॉट अच्छा होता है और एक प्लॉट बहुत
डिप्रेसिंग है, किसी नाले के साथ है, या कोई ऐसी जगह पे है, स्कूल के सामने है, तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये इसका मीन करके इस हद तक ये मार्केट का और अभी जो फ़र्क है वो तकरीबन 20-25% है। तो इतना फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूएशन टेबल है वो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बना है और उस पे हमें अब कोई इस पे कुछ एतराज़ टैक्स नहीं है। ज्यादा करेगी गवर्नमेंट या पुराने रेट्स चलें? नहीं, इसमें तो हमने तो रिक्वेस्ट की है कि उसके ऊपर कमी की जाए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज्यादा। उसको कम करने की ज़रूरत है। विद होल्डिंग जो टैक्सेस हैं वो 236C हो, 236K हो, वो बहुत ज़्यादा है। सरदार साहब, आज से 3 साल कबल या 4 साल कबल प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू थी, बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करते थे। जब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगाए हैं, नॉन फाइलर के लिए इतना है और फाइलर के लिए इतना है, नॉन फाइलर के लिए तो डबल से भी ज़्यादा कर दिए, तो फिर हमने देखा प्रॉपर्टी बैठ गई। बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, आप भी जानते हैं, बैठ गई, लोगों को डिलीवर नहीं कर सकी, पोजेशन नहीं दे सकी। सर जी बिल्कुल, देखिए जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस हद तक बढ़ जाए कि 13% से लेके तकरीबन 38% तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, तो फिर ज़ाहिर है ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यही हमारी रियल एस्टेट मार्केट के साथ गुज़िश्ता 3 सालों से हुआ है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अब ये जाके रियलाइजेशन हुई है कि जब ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का शोबा चलेगा, इसके साथ 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रेवेन्यू के अहदाफ भी पूरे होंगे। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने भी कन्विंस करने की कोशिश की और जब रेवेन्यू का इतना बड़ा शॉर्टफॉल आया तो इससे गवर्नमेंट को भी रियलाइजेशन हुई है कि हमें इस सेक्टर को भी एक ग्रोथ इंडिकेटर के तौर पे लेना पड़ेगा और अगर इसमें ग्रोथ होती है तो बहुत सी इंडस्ट्री इसके साथ जो मुंसलिक है वो भी हमने देखा अभी इंटरनेशनली ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई, दुबई से यूएई में जो लोग इन्वेस्ट करते थे, आपके भी बड़े जानने वाले लोग इन्वेस्ट करते थे, वो मुल्कों से वहाँ से स्किप करा, उन्होंने अपना कारोबार छोड़े, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, किसी और मुल्क में चले गए वो। जी देखिए, किसी हद तक पाकिस्तान में जब तक जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कंड्यूसिव ना हो, इन्वायरमेंट कंड्यूसिव ना हो, उस वक्त तक लोग जो सरमाया है वो उस मार्केट में जाता है जहाँ पे पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी हो, लोगों का ट्रस्ट हो, एतमाद हो और वहाँ ऑलरेडी जो मौजूद इन्वेस्टर है अगर वो वहाँ से खुश है अपने गवर्नमेंट से, उस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो फिर लोग आपकी तरफ आएंगे। कैसे सरदार साहब, आप बड़े लेजेंड हैं, बड़े सीजन्ड हैं इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आप खुद प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कैसे डेवलप होगा? सीडीए कहती है कि 99 सोसाइटीज इस्लामाबाद में इलीगल है। जब बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कहाँ सो रहे थे आप? और ये बताएं कि आपके सामने वन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंटेरियंस 12-15 साल से यहाँ से गुजर रहे हैं, 2005 से प्लाट खरीदा गया है, कितनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर 20-22 मंजिला बिल्डिंग है, 2 उसकी मंजिलें, 2 इमारतें हैं। गवर्नमेंट कहाँ सोई थी? ये मिनिस्टर्स कहाँ सोए हुए थे? अभी उनको ख्याल आया कि ये इलीगल है जब अमेरिकन वफद और ईरान का वफद पाकिस्तान आया, का सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, एम्बसीज है, ये बताइएगा ना सर, कैसे आप इस लोगों का एतमाद होएगा? जी देखिए, इस्लामाबाद उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जिस वक्त तक ये सीडीए मौजूद है। यस, ये सीडीए जैसे एहसन इकबाल साहब कहा करते थे या शाहिद साहब कहते थे कि जी वो नैब और बिज़नेस इकट्ठे नहीं चल सकते, तो इसी तरह यहाँ पर कारोबार और सीडीए दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि सीडीए की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं। उसमें गुज़श्ता 20 से 25 साल में ना तो इस्लामाबाद की स्काई लाइन डेवलप हुई, हम कहते हैं जी कि इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन शहर है। आज आप देखें कि आप शालादिता देख लें, आप यहाँ बरीमाम के करीब आबादियाँ देख लें, अब आप गिरा रहे हैं। अगर ये दुनिया का खूबसूरत दूसरा तरीन शहर था तो फिर ये आबादियाँ तो यहाँ मौजूद थी, ये आज क्यों गिरा रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई खूबसूरत शहर नहीं था। तेहरान में जब आप जाके देखें तो वर्टिकल डेवलपमेंट देख के आप हैरान रह जाते हैं। हम यहाँ बैठ के ये सोचते हैं कि शायद वो तबाह हाल हो चुका होगा,
लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट आप जाके देखें तो वहाँ वो तमाम पाबंदियों के बावजूद इतना डेवलप हुआ है, और इस्लामाबाद में तो कोई पाबंदी नहीं है। इस्लामाबाद में काम करने की सिर्फ आज़ादी नहीं है, खुद सीडीए का हाल ये है कि E12 सेक्टर 43 ईयर से लोगों को आज तक कब्जा नहीं दे सका। ये लोगों को कहते हैं कि आपकी ये दीवार इलीगल है, ये इलीगल है। तो सीडीए की कौन सी ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसको देखें हम कि गुज़िश्ता 20-25 साल में कौन से सेक्टर डेवलप करके लोगों के हवाले एतमाद करेंगे? देखें, सीडीए में सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए। इसमें का जो बोर्ड है उसकी जो फॉर्मेशन है, वो कंपोजिशन है जो इसकी, उसमें सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बैठ के फैसला करते हैं लोगों के मुकद्दर का। वो सही करें, वो गलत करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। जो भी सीडीए का चेयरमैन आता है, आपकी बारी तो कमिश्नर है सीडीए के चेयरमैन, उसकी अपनी पॉलिसी होती है, इंटीरियर मिनिस्टर की अपनी पॉलिसी होती है, गिरा दो लगा दो, लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब तो पूरा गौरी टाउन, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कई लाख लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर है, कहते हैं इलीगल है। 99 सोसाइटीज़ में कई लाख लोग हैं जिन्होंने कई अरबों का या खरबों की इन्वेस्टमेंट की है, कहते हैं इलीगल है। वो हवा में बैठे हैं, कब गिर जाएगा, कब बुलडोजर आ जाएंगे। बस ऐसे ही है जी। मैं आपको बताऊं बिलाल भाई साहब के वहाँ ये साथ बर्मा टाउन भी है, ये कच्ची आबादियाँ बेशुमार हैं। आप एक ही दफ़ा कोई इन सब की सब जगहों को खाली करा दें, ताकि फिर आप इसको खाली करके एक दफ़ा देखें और फिर उसके बाद आपको प्लानिंग करें। ऐसा थोड़ा ही होता है। आप लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जब बन रहा था, ये सीडीए यहीं पर मौजूद था। क्या आज तक किसी जो सीडीए के ज़िम्मेदारान हैं, इन्फोर्समेंट का पूरा डायरेक्टोरेट है, ये सीडीए पे अपना अलहदा रेवेन्यू का सिस्टम है, आप मुझे ये बताइए कि कैसे हो सकता है मैं अपने घर के बाहर एक गमला रखता हूँ तो आधे घंटे बाद आ जाते हैं कि भाई ये आपने गलत रखा है, इसको यहाँ से उठा दें, ये दरख्त काटा आप पे FIR होगी। तो ये इतनी बड़े बड़े हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बन गए, तो ये कहाँ सो रहे थे? आप ये खुले आम अपने अल्फाज में कह सकते हैं कि सब करप्शन की कहानियां हैं। पैसे दें, जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, नए साहब आएंगे, उनको पैसे दिए चलेगा, नहीं तो गिराया जाएगा। देखिए, जो चेयरमैन साहब आते हैं, अभी जो चेयरमैन साहब आए हैं, मेरा तो 2 मुलाकातें उनके साथ हुई हैं, वो बहुत थारो जेंटलमैन है और काम करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सीडीए में पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, ये उनके पहले दिन आते हैं तो चेयरमैन साहब, या दूसरी दफ़ा यूँ पता चलता है कि चेयरमैन साहब इस दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से बहुत इस्लामाबाद तब्दील करके रख देंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीडीए के पुरानी वो जौंकें हैं वो उनके साथ जुड़ती हैं, कोर्ट्स का भी फिर उनका जौंकें जुड़ती हैं और जुड़ के वो उनको डराती हैं कि आपने अगर ये तरक्याती काम किया तो नैब पकड़ लेगी, ये किया तो FIA आ जाएगी, ये किया तो आपने ये आ जाएगा। आहिस्ता 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 वो फिर मजबूरन उनकी ज़ुबान बोलने शुरू कर देते हैं कि जी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये चंद बड़े बड़े कोई ओवरहेड वही फ़लाँ 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 बना दें, लेकिन अवामी मुफाद का कोई काम करने की। मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी इसमें वो तब्दीली, शफाफियत लाने की कोशिश की, लेकिन जब नए कोई साहब आएंगे तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मोहसिन नकवी साहब हमेशा बड़े डूअर हैं और अभी भी उनका ये ख्याल है कि वो इसको ट्रांसफॉर्म करें, इसीलिए नई टीम भी आई है और हम उम्मीद करते हैं और दुआगो भी हैं कि अल्लाह करे कि वो अपने इरादों में भी कामयाब हों। उन्होंने ख़ुद कराची में कहा कि अगर मुझे सीडीए में कोई काम करवाना पड़े तो मुझे 10 लाख देना पड़ेगा। तो जब आपको पता है कि 10 लाख दे के वहाँ पर काम होता है तो यू आर द बॉस, आप बॉस हैं। आपको ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे, वहाँ कोई और जाके ये काम नहीं कर सकता। आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है, इतनी तगड़ी है, वो डेकेड से बैठे हैं। बहरहाल सर, ये तो है, लेकिन अगर हम मुल्क को आगे लेके जाना तो चाहते हैं, एतमाद की है ना, अभी तो होना ये चाहिए था। जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, जो यूएई से मूव करके किसी यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं या किसी गल्फ की किसी और पुरअमन कंट्री में गए, उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी ज़रूर, ये हमारी भी यही ख्वाहिश है और गवर्नमेंट जो बजट में कुछ फैसिलिटेट करने जा रही है उसके पीछे भी जो मेन थीम है वो यही है
कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, टैक्स की शरह को कम किया जाए ताकि लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर सकें। कुछ अहम तरीन कानून साजी होने जा रही है। 5 जून को बजट पेश होना था। MKON भी लूप में नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं है। 10 तारीख रखी गई है बजट पेश करने के लिए। उससे पहले कोई 28वीं आईनी तरमीम आ सकती है, आपके नॉलेज में है सर? देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि ये GB के इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी वहाँ बिजी है, बिलावल साहब भी वहाँ बिजी हैं। तो वंस ये सेटल डाउन हो जाएगा फिर 10 को बजट इंशाल्लाह पेश हो जाएगा। जो GST है, कोई प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बढ़ाया जाएगा? कहा जा रहा है नहीं, कि 18% से इंशाल्लाह 19%। वो 18% ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा जी। कम नहीं होएगा। 19% नहीं होगा, 18 ही रहेगा। तो जो बड़े बड़े ताजर हैं, आप देखते होंगे मंडियों में, इनका कोई टैक्स रिफॉर्म्स का कोई तरीका नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो टैक्स नहीं देते, वो कच्चे कागजों में बिल काट के देते हैं। नहीं, अब तो आपको पता है POS, अब तो ये ताजरों के लिए स्कीम आ गई है ना कि 25,000 रुपये, जिसका 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, उसने 25,000 रुपये फिक्स टैक्स देना है। तो वो जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, तो उस स्कीम की वजह से हमें उम्मीद है कि ये टैक्स बेस जो है वो ब्रॉड होगी और सारे लोग इस रजीम के अंदर आके रजिस्टर्ड होंगे। जो खुर्दो नोश की चीज़ें हैं, ये भी महंगी होने जा रही हैं। IMF कह रहा है टैक्स बढ़ाया जाए, पेट्रोल में लेवी में इजाफा किया जा रहा है, और ममालिक में भी इजाफा होना चाहिए था। एशिया में, बांग्लादेश में पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हुआ सर। जी देखिए, हर जगह की अपनी सिचुएशन है। इसी वजह से हम समझते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो भी 11 साढ़े 11% तक जो है इस वक्त मौजूद है, और ये आने वाले दिन थोड़े से और मुश्किल होंगे। फ्यूल, अगर आज ईरान की वार सेटल भी हो जाती है, फिर भी हमें 6-8 महीने और हमारे लिए बहुत जो हैं वो क्रिटिकल हैं। उसमें हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको कारोबार करने देना चाहिए। इदारों की मुदाखलत कारोबार के अंदर बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप टर्न अराउंड करें और विद द स्ट्रोक और सिर्फ जिसमें आपको कोई इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना डालनी पड़े, तो वो ये है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के काम में सहूलत दें ताकि घर बने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने और एक्टिविटी जनरेट हो, और जो कारखाने हैं उनका पहिया भी जले, लोगों को रोज़गार भी मिले। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने ताजर भाइयों के लिए कोई इकदाम उठाया है कि इसका टाइम मज़ीद एक्सटेंड किया जाए? देखिए जी, हम तो समझते हैं कि हमारी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, वहाँ रिक्वेस्ट की गई कि इसको जो है वो बाकी सूबों की तरह किया जाए, तो उस पर उन्होंने इसको 8 को से 9 बजे कर दिया और रेस्टोरेंट्स के लिए 11 बजे तक कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अभी जो हालात हैं उसके मुताबिक ये ठीक है। अभी इसको मज़ीद, उनके पास भी स्पेस नहीं है कि इसको मज़ीद जो है वो कोई और बढ़ाया जा सके इस टाइम। नौजवानों के लिए जो नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई फैसिलिटेट कर रहा है? गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करेगा? देखिए जी, SMEs के लिए PM साहब ने ये कहा कि जो सुबीडा बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था उसको दोबारा फाल किया जा रहा है। हम भी कोशिश करते हैं कि जो मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से मुहैया की जाएँ, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स करवाई जाएँ, फिर उनको एक्सपीरियंस के लिए जो हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री मौजूद है उनके साथ वहाँ उनको काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो बिज़नेस को समझ सकें, कैसे स्टार्ट करना है, इसकी एथिक्स क्या हैं, इसकी कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, ये सारी चीज़ें, ताकि उनको जो स्टार्टअप्स हैं, और फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो अपना आइडिया जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके सामने रखें, ताकि अगर किसी को आइडिया वो अपील करता है तो वो उसको फिनांस भी कर सके।